Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 14th March 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about Saudi-Iran have agreed to restore diplomatic ties, and this topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. इस आर्टिकल को समझने के लिए हमें वेस्ट एशिया की थोड़ी पॉलिटिक्स समझनी होगी, और वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स समझने से पहले एक बार ज़रा सा वेस्ट एशिया का लोकेशन देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये पूरा का पूरा एशिया को अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड करके देखा जा सकता है। सेंट्रल एशिया, यहाँ 5 देश हैं, ठीक है। साउथ एशिया जिसमें हमारा देश इंडिया आता है, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, मंगोलिया वगैरह ये सब आते हैं, इंक्लूडिंग जापान, ये सब आता है ईस्ट एशिया में। और वैसे ही ये सारे देश आते हैं वेस्ट एशिया में। वेस्ट एशिया में इंपॉर्टेंट देशों की अगर बात की जाए तो यहाँ पे छोटा सा देश है इजराइल, काफ़ी छोटा है लेकिन सिग्निफिकेंस इसकी काफ़ी ज़्यादा है इंटरनेशनल रिलेशंस में। ईरान है, सऊदी अरबिया है, यूएई है, ओमान, यमन, ये सारे देश ये सब वेस्ट एशिया में आते हैं। अगर वेस्ट एशिया के पॉलिटिक्स की बात की जाए तो वेस्ट एशिया में जो मेजर फॉल्ट लाइन है या जो मेजर पॉलिटिक्स है दैट इज डिटरमाइंड एज ए फॉल्ट लाइन और एज डिवाइड बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरबिया। पूरा का पूरा वेस्ट एशिया डिवाइडेड है ईरान और सऊदी अरबिया ग्रुप में। ईरान की अगर बात की जाए तो ईरान जो है वो पर्सियन कल्चर को फॉलो करता है और यहाँ पे ज़्यादातर सिया सेक्ट के लोग रहते हैं। देखिए, ईरान या सऊदी अरबिया हैं मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री ही, लेकिन उसमें भी जो सेक्ट है ईरान के अंदर सिया सेक्ट डोमिनेंट है, जबकि सऊदी अरबिया की अगर बात की जाए तो यहाँ का कल्चर जो है अरबिक कल्चर है और यहाँ सुन्नी सेक्ट के मुस्लिम ज़्यादा रहते हैं। और ये सिया सुन्नी डिस्प्यूट के कारण ईरान और सऊदी अरबिया के बीच में काफ़ी हॉस्टिलिटी रहती है। और भी कई सारे फैक्टर हैं बट मेजर फॉल्ट लाइन आप कह सकते हैं सिया सुन्नी डिस्प्यूट ही है। अब ईरान के साथ फिर कुछ और देश आ जाते हैं, जैसे सीरिया, ये देश आप कह सकते हैं ईरान के साथ आप उनका एक एक्सिस है, जॉर्डन, लेबनान। वहीं सऊदी अरबिया के साथ यानी कि सुन्नी ग्रुप के साथ यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत जैसे देश हैं। इस तरीके से ग्रुपिंग हो रखी है। पर्शियन कल्चर ईरान, सीरिया, लेबनान, जबकि सुन्नी सेक्ट अरबिक कल्चर सऊदी अरबिया, कतर, यूएई, ओमान। इस तरीके से एक डिवीज़न है वेस्ट एशियन सोसाइटी के अंदर। अगर वेस्ट एशियन कंट्रीज़ की बात की जाए तो उनमें एक चीज़ आपको कॉमन दिखेगी, मोस्ट ऑफ देम आर इस्लामिक कंट्रीज़, ऑफ कोर्स एक्सेप्ट इजराइल, ज्यूज कंट्री है। और दूसरा, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर वेरी रिच इन ऑयल एंड नेचुरल गैस। तो यहाँ पे ऑयल एंड नेचुरल गैस काफ़ी ज़्यादा मिलता है, अबंडेंस में मिलता है इस एरिया में। अभी अगर बात की जाए सऊदी अरबिया और ईरान की तो इनके बीच में हॉस्टिलिटी तो थी ही, लेकिन 2016 में इन लोगों ने आपस में डिप्लोमेटिक टाइज पूरी तरह से ख़त्म कर दिए। डिप्लोमेटिक टाइज का मतलब होता है कि एक दूसरे देश को रिकॉग्निशन देना, ऑफिशियल रिकॉग्निशन कि हाँ आपका देश एग्जिस्ट करता है मेरे लिए। एक देश से दूसरे देश में अगर कोई डिग्नेटरी जाते हैं तो उनको फिर जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स हैं उसके तहत उनको ट्रीटमेंट देना, ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दी गई। बोथ कंट्री सीवर्ड देयर डिप्लोमेटिक टाइज इन 2016। हुआ क्या कि सऊदी अरबिया ने अपने देश में सिया क्लेरिक, एक सिया आप समझिए जो सिया क्लेरिक थे, उनको वहाँ पे पनिशमेंट किया, कुछ एग्जीक्यूट किया, फांसी की सज़ा सुनाई सऊदी अरबिया में। तो व्हेन सिया क्लेरिक वाज एग्जीक्यूटेड इन सऊदी अरबिया, इसको लेकर के ईरान में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ क्योंकि ईरान इज ए सिया मेजॉरिटी कंट्री। और फिर उस प्रोटेस्ट में ईरान के लोगों ने अटैक कर दिया सऊदी अरबिया के एम्बेसी के ऊपर, और उस कारण से फिर 2016 में, वैसे भी दोनों के देशों के बीच में काफ़ी डिफरेंसेस रहते थे, 2016 में इन दोनों देशों ने आपस में डिप्लोमेटिक टाइज को पूरी तरह से ख़त्म कर दिए। जो 2016 में डिप्लोमेटिक टाइज ख़त्म हुए थे दोनों देशों के बीच में, उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है, करंट न्यूज़। नाउ सऊदी अरबिया एंड ईरान ऑफिशियल्स हैव हेल्ड बायलैटरल टॉक्स एंड दैट हैव कंक्लूडेड विद एन एग्रीमेंट टू रीस्टोर डिप्लोमेटिक टाइज दैट वे सीवर्ड सिंस 2016। तो एक बार वापस से सऊदी अरबिया और ईरान ने अपने डिप्लोमेटिक टाइज को रिस्टोर कर लिया है। दैट मे ब्रिंग टू सम एक्सटेंट पीस एंड स्टेबिलिटी इन वेस्ट एशिया। ये जो दोनों देशों के बीच में अग्रीमेंट या अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है, दैट वाज रिजल्ट ऑफ ए ब्रेक थ्रू that was negotiated
बाय चाइना। तो ये जो सऊदी अरबिया और ईरान के बीच में ये एक अग्रीमेंट या अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है, इसको मीडिएट कराया है चाइना ने। ये जो नेगोशिएशन हुई है सऊदी अरबिया और ईरान के लीडर्स के बीच में, इसमें सबसे पहला फैसला हुआ है रिलेटेड टू रीओपनिंग ऑफ देयर रेस्पेक्टिव एम्बेसीज इन ईच अदर्स कैपिटल, दैट इज़ तेहरान एंड रियाद। तो सऊदी अरबिया कैपिटल रियाद और ईरान कैपिटल तेहरान, दोनों ही देशों में दोनों एक दूसरे के यहाँ वो लोग अपने एम्बेसी को ओपन करेंगे। एम्बेसी होना ही सबसे इम्पॉर्टेंट सिंबल होता है डिप्लोमेटिक टाइज़ का। जैसे यूएस एम्बेसी अगर हमारे दिल्ली में है, जो है ही ऑफ कोर्स, और इंडियन एम्बेसी यूएस में है, दैट इज़ अ बिगेस्ट इंडिकेटर कि दीज टू कंट्रीज़ हैव डिप्लोमेटिक टाइज विथ ईच अदर। तो एक तो दोनों देश अपने अलग अलग अपने एक दूसरे के यहाँ अपनी एम्बेसी को रीओपन करेंगे, ये एग्रीमेंट हुआ। दूसरा, दोनों ही साइड ईरान और सऊदी अरबिया अब कोशिश करेंगे कि येमेन सिविल वॉर को ख़त्म करें। अब ये येमेन सिविल वॉर क्या है, इसको थोड़ा सा समझना होगा, बैकग्राउंड जाना होगा, डिटेल में देखना होगा। तो येमेन सिविल वॉर को अगर आपको समझना है तो आपको समझना होगा ये वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़ की पॉलिटिक्स को। ये हैं सब नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़। वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़ की अगर बात की जाए तो ज़्यादातर देश इस रीजन में एक तरीके से डिक्टेटरशिप को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे ऑटोक्रेसी पॉलिटिकल सिस्टम फॉलो हो रही थी काफ़ी सालों से। मतलब कुछ एक लीडर्स डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होकर के आए, बट उन्होंने फिर जैसे तैसे पावर अपने हाथ में पूरी तरह से ले लिया। इलेक्शंस अगर होते भी थे तो दे वर जस्ट ए फॉर्मेलिटी। इलेक्शंस में काफ़ी रिगिंग होती थी और वो लीडर्स 99% या 100% वोट्स पा करके लगातार 25-25, 30-30 साल से प्रेसिडेंट थे या प्राइम मिनिस्टर थे इन देशों में। ये मोर और लेस सेम स्टोरी है पूरे वेस्ट एशिया नॉर्थ अफ्रीका की। सऊदी अरबिया की तो बात ही अलग है। सऊदी अरबिया में तो डेमोक्रेसी है भी नहीं, तो वहाँ नाम का भी इलेक्शन नहीं कराना होता है। वहाँ पे तो थियोक्रेसी, वहाँ पे तो आप कह सकते हैं कि एक तरीके से मोनार्की है, राइट। अल साउद फैमिली रूल्स देयर इन सऊदी अरबिया, तो दैट्स अ सेपरेट थिंग। अदरवाइज बाकी सारे देशों में नाम की डेमोक्रेसी, बट मोर और लेस डिक्टेटरशिप या ऑटोक्रेसी थी। अभी डिक्टेटरशिप या ऑटोक्रेसी होगी तो नेचुरल सी बात है कि इकोनॉमिक या पॉलिटिकल कंडीशंस काफ़ी ख़राब होंगे, लोगों के सिविल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक राइट्स नेगलेक्ट किए जाएंगे। तो धीरे धीरे लोगों के बीच में फ्रस्ट्रेशन बिल्ड हो रहा था और इस फ्रस्ट्रेशन का नतीजा हुआ कि एक रिवॉल्यूशन हुआ इस देश में। छोटा सा देश है ट्यूनीशिया, यहाँ पे लोगों ने रिवोल्ट शुरू कर दिया अगेंस्ट देयर डिक्टेटर बेंगाजी। ये बात है 2010 की। यहाँ पे रिवोल्ट किया लोगों ने और बेंगाजी को हटा करके वहाँ पे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट बना दिया, सेटल कर दिया। जब ट्यूनीशिया में इस तरह की क्रांति आई तो फिर इसी तरीके की क्रांति आसपास के देशों में भी देखने को मिली। लोगों ने अपने अपने यहाँ पे, चूँकि इस तरह के जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स होते हैं इनका डोमिनो इफेक्ट होता है, आसपास के देशों में भी आप कह सकते हैं कॉन्टैजियन या डोमिनो इफेक्ट होता है। अगर आपके यहाँ पे कोई पॉलिटिकल कंडीशन बनी है, सिमिलर पॉलिटिकल कंडीशन आपके पड़ोसी देश में भी है और वहाँ पे अगर कोई क्रांति आएगी तो नेचुरल सी बात है कि उस तरह की रिवॉल्यूशन आपके देश में भी आने के चांसेस हैं। तो इस तरह के रिवॉल्यूशंस बाकी देशों में भी आए, इजिप्ट में आया, अल्जीरिया में आया, लीबिया में आया, राइट। और इस तरह के जो सीरीज़ में रिवॉल्यूशंस आए वन कंट्री आफ्टर अनदर, इसको नाम दिया गया अरब स्प्रिंग। और ये अरब स्प्रिंग फाइनली पहुँचा यहाँ यमन में। यमन के अंदर, यमन इज ऑल्सो कंट्री ऑफ वेस्ट एशिया, ये है यमन। यमन के अंदर भी अरब स्प्रिंग पहुंचा और यमन के अंदर भी लोगों ने वहाँ के अथॉरिटेरियन प्रेसिडेंट उस टाइम के अली अब्दुल्ला सालेह, उसको रिप्लेस कर दिया। ही वॉज रिप्लेस्ड बाई अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट अब्रदबू मंसूर हादी, शॉर्ट में कह सकते हैं आप मंसूर हादी। मंसूर हादी प्रेसिडेंट बने, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट बने। तो आप कह सकते हैं कि अरब स्प्रिंग रीच टू यमन एज वेल और यमन में नए प्रेसिडेंट बने मंसूर हादी। लेकिन मंसूर हादी की सरकार भी करप्शन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इसके प्रॉब्लम्स को टैकल नहीं कर पाई और नतीजा ये हुआ कि मंसूर हादी की सरकार के खिलाफ अगला प्रोटेस्ट शुरू हुआ, अगला रेबल ग्रुप राइज हो गया। उस रेबल ग्रुप का नाम है हुतीस। तो मंसूर हादी की सरकार थी यमन में, जिन्होंने पहले ये अब्दुल्ला सालेह की सरकार को हटा करके अरब स्प्रिंग का आउटकम था मंसूर हादी की सरकार। बट मंसूर हादी की सरकार के खिलाफ भी प्रोटेस्ट शुरू हुए और फिर वहाँ पे एक पर्टिकुलर रेबल ग्रुप हुतीज ने ये रेबल शुरू कर दिया
और हुतीज़ ने काफ़ी सारा एरिया कैप्चर कर लिया। नतीजा ये है कि मोस्ट ऑफ द टेरिटरी स्पेशली इन द वेस्टर्न साइड इंक्लूडिंग द कैपिटल सिटी सना इज़ कंट्रोल्ड बाय हुतीज़, जबकि रिमेनिंग एरिया जो है ये जो यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया गया दिस इज़ एरिया अंडर द कंट्रोल ऑफ हदी गवर्नमेंट। अब ये जो एक तरीके का सिविल वॉर है जहाँ पे एक तरफ गवर्नमेंट और उनकी आर्म्ड फोर्सेस हैं हेडेड बाय मंसूर हदी और दूसरे तरफ हुती सिया हैं, ये कन्फ्लिक्ट कई सालों से चल रहा है। आप समझिए 2014 से लेकर के 2023 आ गया, लगभग 9 साल से ये सिविल वॉर चल रहा है। ये सिविल वॉर 9 साल से आखिर चल क्यों रहा है, क्यों ख़त्म नहीं हो रहा है 9 साल से? इसके पीछे बड़ा कारण ये है कि इट इज़ नो लॉन्गर एन इंटरनल वॉर ऑफ ए कंट्री, इट इज़ नो लॉन्गर सिविल वॉर ऑफ ए कंट्री। ये धीरे धीरे रीजनल वॉर में कन्वर्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि हुतीज़ जो हैं वो सिया ग्रुप को बिलोंग करते हैं। हुती जो रेबल ग्रुप हैं वो सियाइट हैं, सिया, और जाहिर सी बात है कि वो सिया हैं तो उनको ईरान सपोर्ट करने लगा है। दे सपोर्ट हुतीज़, राइट। ये रीजनल है ना, रीजनल ग्रुपिंग में यहाँ पे 2 बॉस कंट्रीज़ हैं, ईरान एंड सऊदी अरबिया। ईरान जो है वो हुतीज़ रेबल को सपोर्ट कर रहा, तो सऊदी अरबिया जो है वहाँ की हदी सरकार को सपोर्ट कर रही है। और यही कारण है कि देखने में लग रहा है ये सिविल वॉर है, इंटरनल वॉर इनसाइड ए कंट्री, जहाँ पे सरकार के खिलाफ कुछ रिवॉल्यूशनरीज रिवोल्ट कर रहे हैं, हुतीज़ रिवॉल्यूशनरी। बट इट हैज़ टर्न इनटू अ प्रॉक्सी वॉर वेयर द 2 रीजनल पावर्स ईरान एंड सऊदी अरबिया हैव लेंड देयर वेट बिहाइंड the 2 sides, and that is why this war has prolonged for about 9 years by now। अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा है और इस कारण से काफ़ी सारी हॉस्टिलिटीज़ हुई हैं, काफ़ी सारे डिजीज़ आउटब्रेक्स हुए येमेन में। येमेन इज़ टर्निंग आउट टू बी हॉट बेड फॉर टेरर ग्रुप्स दैट इज़ थ्रेटनिंग पीस एंड स्टेबिलिटी ऑफ इंटायर रीजन। और ये मुख्य कारण इसलिए ये ख़त्म नहीं हो पा रहा क्योंकि एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ सऊदी अरबिया। देखने में सिर्फ ये सिविल वॉर है। तो इसी कारण से जब ये दोनों देशों ने आपस में डिप्लोमेटिक टाइज को रीस्टोर करने का फैसला लिया है, तो साथ ही साथ इन्होंने ये भी फैसला लिया है कि अब ये लोग येमेन सिविल वॉर को भी फाइनली कंक्लूड करेंगे, एंड करेंगे, उसको आगे बढ़ने नहीं देंगे। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन। The next article is about suspension of operations agreement in Manipur, and this topic is important from our syllabus GS paper 3 internal security point of view। देखिए, मणिपुर की अगर टोपोग्राफी की बात की जाए, स्ट्रक्चर ऑफ द लैंड की बात की जाए, तो चारों तरफ से हिल्स हैं और बीच में प्लेन एरिया है। और मणिपुर के अगर डेमोग्राफी की बात की जाए, वहाँ पे लोगों का और उनके बैकग्राउंड की बात की जाए, तो मणिपुर में मेनली 3 टाइप्स के या 3 कल्चरल बैकग्राउंड के लोग रहते हैं। एक है कुकीज़। कुकीज़ जो हैं ये ट्राइबल ग्रुप हैं जो हिली एरियाज़ में रहते हैं। ये देखिए, ये हैं कुकीज़ वाला एरिया, ये है कुकीज़। कुकीज़ के लिए ये सेड है। कुकीज़ हिली एरिया में रहते हैं इस साइड में। उसके अलावा दूसरे हैं नागा ट्राइब्स। नागा ट्राइब्स भी हिली एरियाज़ में रहते हैं, थोड़े से और हाइयर साइड में हिली एरियाज़ में नागाज़ रहते हैं। यहाँ पे नागाज़, उससे नीचे में कुकीज़, और वैली एरिया में, यहाँ पे प्लेन एरिया में रहते हैं मीतीज़ हु आर नॉन ट्राइबल वैसोनाइट हिंदूज। दे लिव इन द वैली रीजन ऑफ मणिपुर। अभी ये जो नागाज़ यहाँ रहते हैं अपर हिली रीजन में और कुकीज़ रहते हैं हिली रीजन में, इनके बीच में बहुत सारा कन्फ्लिक्ट होता रहता है। कन्फ्लिक्ट फॉर आइडेंटिटी, कन्फ्लिक्ट फॉर लैंड, ये काफ़ी चलता रहता है नागाज़ और कुकीज़ के बीच में कन्फ्लिक्ट। और इसका नतीजा ये हुआ कि कई सारे नागा इंसर्जेंट ग्रुप्स इस एरिया में बन गए, NSCN, काफलांग एंड ऑल, और कुकी इंसर्जेंट ग्रुप्स बन गए जो आपस में कन्फ्लिक्ट करते रहे हैं फॉर देयर ओन आइडेंटिटी एंड लैंड एंड ऑल। तो इस तरीके से कुकी ट्राइब्स हैव क्रिएटेड देयर ओन इंसर्जेंट ग्रुप एंड दे हैव बीन डिमांडिंग फॉर ए सेपरेट स्टेट कुकी लैंड, इस तरीके से आउट ऑफ मणिपुर। तो डिमांड फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन सोलली फॉर द ग्रुप बिलोंगिंग टू एथनिक फैब्रिक दैट इंक्लूड्स कुकी इन इनहैबिटेड रीजन ऑफ म्यांमार, मणिपुर, असम एंड मिजोरम। मज़े की बात यह है कि ये लोग जो सो कॉल्ड कुकी लैंड मांग रहे हैं उसमें कुछ हिस्सा तो ये लोग क्लेम करते हैं कि म्यांमार का भी है, यानी कि म्यांमार आप अगर देखें तो थोड़ा सा म्यांमार वाला एरिया, उसके अलावा असम, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड वाला कुछ एरिया जहाँ पे भी कुकी ट्राइब्स के लोग रहते हैं उसको मिला करके ये लोग एक अलग स्टेट या कुछ तो इंसर्जेंट ग्रुप कहते हैं कि अलग देश कुकी लैंड
बनाना चाहते हैं। इसके लिए इंसर्जेंट ग्रुप्स बना था कुकी लैंड। काफ़ी साल तक इंडियन आर्म्ड फोर्सेस और कुकी इंसर्जेंट ग्रुप्स के बीच में कन्फ्लिक्ट चलता रहा। बाद में 2005 में एक अग्रीमेंट साइन हुआ इंसर्जेंट ग्रुप्स फॉर कुकीज़ एंड इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के बीच में। भारत सरकार ने इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के साइड से अग्रीमेंट साइन किया। इस अग्रीमेंट का नाम था सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस अग्रीमेंट। दिस वाज अ सीज फायर अग्रीमेंट। सीज फायर अग्रीमेंट मतलब देयर विल बी नो लॉन्गर कन्फ्लिक्ट और वॉर। दिस वाज अ सीज फायर अग्रीमेंट काइंड between Kuki National Organization which represented the Kuki insurgents and United People Front। तो एक तरीके से ये ट्राईलैटरल अग्रीमेंट कह सकते हैं। एक तरफ स्टेट गवर्नमेंट, दूसरे तरफ इंसर्जेंट ग्रुप्स और तीसरी तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये तीन लोग साइड्स ने मिल करके ये सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस अग्रीमेंट साइन किया, जिसके मदद से मणिपुर के अंदर ये सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन अग्रीमेंट, जिसमें कुकी इंसर्जेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव मणिपुर की सरकार और भारत सरकार के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस एग्रीमेंट, जिसकी मदद से मणिपुर के अंदर कुकी इंसर्जेंसी को कंट्रोल किया जा सका। इट वाज अ सीज फायर एग्रीमेंट। अब करंट न्यूज़ पे आते हैं। जब से ये 2005 से सीज फायर एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसका नाम है सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस एग्रीमेंट, तब से देयर वाज लार्जली पीस इन मणिपुर। बट हाल फिलहाल में हुआ क्या है, मणिपुर की सरकार ने फैसला लिया है दैट इट विल पुल आउट ऑफ द सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस एग्रीमेंट विद द 2 हिल बेस्ड ट्राइबल इंसर्जेंट ग्रुप्स। तो कम से कम 2 ऐसे ट्राइबल कुकी इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं जिनके साथ मणिपुर की सरकार ने डिक्लेयर किया है कि सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस एग्रीमेंट को कैंसिल कर देंगे। मतलब इंडियन आर्म्ड फोर्सेस कैन नाउ यूज वेपन और फायरिंग अगेंस्ट दीज 2 इंसर्जेंट ग्रुप्स बिकॉज मणिपुर गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू पुल आउट ऑफ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस एग्रीमेंट विथ रिस्पेक्ट टू दीज 2 ट्राइबल इंसर्जेंट ग्रुप्स। क्या कारण है मणिपुर की सरकार का सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट से पुल आउट करने का फॉर दीज 2 ट्राइबल्स इंसर्जेंट ग्रुप्स? कारण ये है कि ये जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, ये लोग वहाँ के जो फॉरेस्ट एरियाज़ हैं वहाँ के लोगों को भड़का रहे हैं टू रिजॉर्ट टू वायलेंस। ये लोग वहाँ के लोगों को कन्विंस कर रहे हैं कि आउटसाइडर्स के खिलाफ आप वायलेंस कीजिए। देखिए होता क्या है कि मीतीज लोग जो हैं वैली में रहते हैं। अब ये मीतीज लोग कुछ कुछ लैंड हिली एरियाज़ में भी ख़रीद लेते हैं, कुछ कुछ हिली एरियाज़ में भी सेटल होने लगे हैं। अभी हिली एरियाज़ के फॉरेस्ट में रहने वाले ट्राइबल्स को ये लोग इंसर्जेंट ट्राइबल्स भड़का रहे हैं कि तुम लड़ाई करो, इन मीतीज के खिलाफ वायलेंस करो, क्योंकि तुम्हारे ज़मीन को आकर के ये लोग छीन रहे हैं, जंगलों को आकर के काट रहे हैं। तो मुद्दा ये है कि ये लोग कहीं ना कहीं फॉरेस्ट ट्राइबल्स को इंसाइट कर रहे हैं वायलेंस करने के लिए। ऊपर से दिखा रहे हैं कि दिस इज़ अ पीसफुल मास रैली अगेंस्ट इलीगल इंक्रूचमेंट, बट द फैक्ट इज़ कि ये लोग वायलेंस को इंसाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर्स को चढ़ा रहे हैं मारपीट करने के लिए, वायलेंस करने के लिए। ऐसा क्लेम किया है मणिपुर सरकार ने। मणिपुर सरकार ने इनिशियली इसको रोकने की कोशिश की विथ हेल्प ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 1.44, लेकिन ये जो कुकी ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये एक ना दूसरे तरीके से वायलेंस को इंसाइट करने की कोशिश कर रहे हैं और पूरा का पूरा जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज़ वाई द गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर हैज़ डिसाइडेड टू पुल आउट ऑफ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस अग्रीमेंट अगेंस्ट दिस 2 कुकी इंसर्जेंट ग्रुप्स। अब इनकी हालत बिगड़ जाएगी, अब इनको डर लगेगा। सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस एग्रीमेंट ख़त्म, मतलब इंडियन आर्म्ड फोर्सेस इनके खिलाफ फायरिंग वगैरह भी कर सकती है। अब ये लोग इस तरह की हरकतें नहीं करेंगे लोगों को चढ़ाने का और उनसे वायलेंस के लिए उनको इंसाइट करने का। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट सिलिकॉन वैली बैंक। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए सिलिकॉन वैली तो आप जानते ही होंगे, कैलिफोर्निया यूएस, बे ऑफ एरिया ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को में यूएस में एक आप समझिए अर्बन बिजनेस सेंटर जैसा एरिया है, ग्लोबल सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। यहाँ पे सारी जो टेक बेस्ड कंपनियाँ हैं, फेसबुक, गूगल एंड ऑल, माइक्रोसॉफ्ट, दे ऑल बिलोंग टू सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली में हर टेक बेस्ड कंपनियाँ, उनका ड्रीम होता है कि सिलिकॉन वैली में उनका ऑफिस हो। ठीक है, अभी इसी एरिया से रिलेटेड कैलिफोर्निया बेस्ड सिलिकॉन वैली बैंक हैज़ फेल्ड, मतलब इट हैज़ डिक्लेयर्ड बैंकरप्सी। तो सिलिकॉन वैली बैंक इस एरिया का एक बैंक, इट हैज़ फेल्ड एंड दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक फेलियर सिंस 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस। तो यूएस में जो फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू हुई थी 2008 में, वो ऐसे ही शुरू हुई थी। इट स्टार्टेड विथ फेलियर ऑफ सम बैंक्स,
द फर्स्ट मेजर बैंक टू फेल वाज लेमन ब्रदर्स, दैट लेड टू सीरीज ऑफ फेलियर्स ऑफ बैंक्स एंड दैट अल्टीमेटली लेड टू कोलैप्स ऑफ इंटायर अमेरिकन इकोनॉमी। जब अमेरिका की इकोनॉमी कोलैप्स हुई तो पूरे इन दुनिया भर में इकोनॉमिक स्लो डाउन आया, बिकॉज अमेरिका इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी, पूरी दुनिया उनसे ट्रेड करती है। तो इसी तरीके से कुछ जोड़ करके देखा जा रहा है मौजूदा इवेंट को भी। यहाँ पे सिलिकॉन वैली बैंक, एक मेजर बैंक अमेरिका का फेल हुआ है, ठीक है। सिलिकॉन वैली बैंक की बात की जाए तो ये काफ़ी मेजर बैंक है, लेकिन ये बाकी नॉर्मल बैंक्स की तुलना में अलग कैसे है सिलिकॉन वैली बैंक? नॉर्मल बैंक्स की तुलना में ये ऐसे अलग है कि मोस्टली कैटर्स टू अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ कस्टमर्स। जो टेक बेस्ड कंपनियां हैं सिलिकॉन वैली की, उन्हीं को ये कैटर करता है। इट वॉज फाउंडेड इन 1983। व्हाट वेंट रॉन्ग विथ सिलिकॉन वैली बैंक? आखिर क्या गलती हुई, क्या कहाँ गलत हो गया? सो देयर वॉज अ रूमर ऑफ बैंक रन ऑफ सिलिकॉन वैली बैंक। बैंक रन क्या चीज़ होती है? बैंक रन एक ऐसा सिनेरियो होता है जिसमें एक तरीके से उसके जो बैंक के कस्टमर्स होते हैं वो पैनिक मोड में आ जाते हैं कि ये बैंक डूबने वाला है। जैसे मैं आपको पैनिक कर दूं कि XYZ नाम का बैंक डूबने वाला है, ऐसा कैसे भी करके माहौल बना दूं, तो अगर आपका पैसा XYZ बैंक में है तो आप चाहेंगे कि नहीं वो पैसा जल्दी से निकाल लें। और इस चक्कर में अगर ये पैनिक मोड ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए लोगों के बीच में, अगर वो बैंक डूबने वाला नहीं भी है तब भी सारे लोग अगर पैसा निकालना शुरू कर दें तो वो बैंक डूबने के हालात में आ जाएगा। दैट सिनेरियो इज नोन एज बैंक रन। अ बैंक रन इज typically result of panic of related to insolvency of bank. If there is a news or there is a kind of rumor in the market that the bank has gone insolvent, then customers will start withdrawing their deposits and that will cause true insolvency of the bank. इसी को कहा जाता है बैंक रन, and that has happened with Silicon Valley Bank. Most of the customers have started to pull their money out of Silicon Valley Bank because of this bank run. Bank run was the major reason behind failure of banks during 2008 and 9 financial crisis. Bank run was the main reason behind failure of banks during the Great Depression of 1929. और यही बैंक रन हुआ है सिलिकॉन वैली बैंक के साथ भी। तो सिलिकॉन वैली बैंक का जो फेलियर है, विल इट लीड टू रिपीट ऑफ 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस? दैट इज अनदर पर्टिनेंट क्वेश्चन। तो आंसर इज नो। जो फाइनेंस फील्ड के या इकोनॉमी फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि ना, सिलिकॉन वैली बैंक का फेलियर इतना मेजर नहीं होगा कि इट विल लीड टू ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस और कोलैप्स ऑफ अमेरिकन इकोनॉमी एज इट हैपेंड इन 2008। क्योंकि सिलिकॉन वैली बैंक बड़ा बैंक है, इट्स अ बिग बैंक एज फार एज ओवरऑल कैपिटल इज कंसर्न, लेकिन सिलिकॉन वैली बैंक जो है वो एक पर्टिकुलर तरह के कस्टमर्स को डील करता रहा है, नियरली एक्सक्लूसिवली डील विद द टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज हु आर बैक्ड विथ वेंचर कैपिटलिस्ट, यानी कि इन्वेस्टर बैक्ड टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज को ही सपोर्ट करता रहा है। तो इस कारण से इस बैंक का जो फेलियर है दैट विल नॉट हैव ए कॉन्टैजियन इफेक्ट। कॉन्टैजियन इफेक्ट मतलब एक का फेलियर लीडिंग टू अनदर प्रॉब्लम, दैट लीडिंग टू थर्ड प्रॉब्लम, लीडिंग टू फोर्थ प्रॉब्लम। नॉर्मली कैसा होता है कि जब एक बैंक फेल होता है तो उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी में पड़ता है, उस कारण से दूसरा बैंक फेल होता है, फिर तीसरा फेल होता है, इसको कहा जाता है कॉन्टैजियन इफेक्ट। बट दैट हैपन्स विथ फेलियर ऑफ अ नॉर्मल बैंक। जैसे हमारे देश में PNB है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अगर ये फेल हो जाएंगे तो बाकी सारे बैंक्स अपने आप फेल हो जाएंगे, दैट विल बी नोन एज कॉन्टैजियन इफेक्ट। बट इन दिस केस सिंस सिलिकॉन वैली बैंक deals with a particular kind of or particular set of customers, it will not have contagion effect, and that is why it will not lead to a major crisis in American economy as for the experts. लेकिन वो देखना होगा क्या होगा, इंडियन इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा। देखिए, इंडियन इकोनॉमी पे सीधा सीधा तो असर नहीं पड़ेगा ये सिलिकॉन वैली बैंक के फेलियर का, लेकिन इनडायरेक्टली असर पड़ सकता है, क्योंकि हमारे देश के कई सारे स्टार्टअप्स, नए स्टार्टअप्स, उनका अकाउंट है सिलिकॉन वैली बैंक में, या फिर उन्होंने सिलिकॉन वैली बैंक में पैसा जमा कर रखा है या सिलिकॉन वैली बैंक को लोन दे रखा है। और जब सिलिकॉन वैली बैंक खुद कोलैप्स कर गया, उस केस में इनका पैसा जो है अटकेगा कुछ दिन के लिए, देयर मनी विल गेट स्टक। और ये जो नए नए बिजनेसेस हैं, इनको हाल फिलहाल में नए सोर्सेज से फंडिंग मिलने में तो प्रॉब्लम हो ही रही है। नाउ दे विल नॉट बी एबल टू यूज देयर ओन मनी दैट हैज़ बीन केप्ट विद सिलिकॉन वैली बैंक, एंड दैट मे लीड टू सम प्रॉब्लम्स विद सम स्टार्टअप्स, यंग बिजनेसेस, और इस तरीके से इंडियन इकोनॉमी पे असर पड़ जाएगा। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट जादव पायेंग सजेस्टिंग ग्लोबल लॉकडाउन फॉर ए वीक।
तो ये आर्टिकल न्यूज़ या एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है डायरेक्टली, बट येट मैं इसको कवर कर रहा हूँ ताकि मैं आपको जादव पायेंग साहब के बारे में बता सकूँ। जादव पायेंग साहब असम से बिलोंग करते हैं एंड ही इज़ नोन एज फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। इनको फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने लगभग 30 साल जीवन का अपना लगाया है फॉरेस्ट को रीजनरेट करने में, एंड ही बिकेम द फर्स्ट मैन टू क्रिएट रियल फॉरेस्ट, रियल मैन मेड फॉरेस्ट of about 550 hectares. He created Molai Kothani forest, which is one man-made forest created by Jadav Payeng. This Molai forest is on Majuli district in the Brahmaputra river near Kokhilamukh, Assam, India. तो इसीलिए इनको फॉरेस्ट मैन कहा जाता है क्योंकि इन्होंने खुद मेहनत करके 30 साल में ऐसे बंजर से इन्होंने ऐसा ही हरियाली वाले फॉरेस्ट को डेवलप किया, फर्स्ट मैन मेड फॉरेस्ट। करंट कॉन्टेक्स्ट क्या है? जादव पायेंग साहब जो इतना रिस्पेक्टेड इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, इन्वायरमेंट कंजर्वेशनिस्ट हैं, उन्होंने सजेस्ट किया है कि हर साल कम से कम हमें 1 वीक का ग्लोबल लॉकडाउन करना चाहिए ताकि इन्वायरमेंट को या इकोसिस्टम को रिफ्रेश या बैलेंस होने का मौका मिले। तो कभी मान लीजिए कि मेंस में आंसर लिख रहे हों कि इकोसिस्टम को कैसे रीजनरेट किया जाए, तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जादव पायेंग द फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया सजेस्टेड एटलीस्ट 1 वीक ऑफ ग्लोबल लॉकडाउन एवरी ईयर to allow the ecosystem to rebalance itself. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमें आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट ऑस्कर अवार्ड्स 2023 एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। 95th ऑस्कर अवार्ड्स हाल फिलहाल में दिए गए हैं। 2 इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, इन्फॉर्मेशन जो आपको याद रखने हैं इंडिया के अंदर होने वाले जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसके पर्सपेक्टिव से। जो RRR का गाना था नाटू नाटू, इट हैज़ गॉट द बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड, एंड डॉक्यूमेंट्री फिल्म एलिफेंट विस्परर्स बाय कार्तिकी गोंसाल्विस एंड गुनीत मोंगा हैज़ गॉट द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म अवार्ड, द एलिफेंट विस्परर। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। केसलर सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद स्पेस डेब्रिस एंड गोल्डन लंगूर से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट सही है। सो करेक्ट आंसर शुड बी सी। मैं इसको ठीक कर दूंगा, करेक्ट आंसर शुड बी सी। एंड दैट इज ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।